करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के तहत अपना इम्यूनाइजेशन फॉर्म भरकर अभियान में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शिता और सटीक बनाने के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर पात्र मतदाता को इस अभियान में भाग लेकर अपना फॉर्म भरना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है और करीब 20 वर्ष बाद हो रही यह विशेष प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। SIR प्रक्रिया पर विपक्ष की आपत्तियों को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों को फर्जी मतदाताओं के नाम हटने का डर है वही इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अपात्र और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान होना आवश्यक है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी। NCR को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसी भी जिले को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार लगातार विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है और जरूरत के अनुसार भविष्य में निर्णय लिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को सबसे वोट बनेंगे, बशर्ते कि उनको कोई ना कोई अपना पहचान ये देना पड़ेगा, चाहे वो पहचान पत्र में किसी प्रकार का स्थानीय आवास का एक पहचान पत्र उनको देना होता है। उसके कारण आपने भी कहते हैं सर, ये मैंने भी आज अभी आपके सामने है, तो फिर मेरा वोट करनाल से ही मैं वोट हूँ, करनाल में वोट बनता है, तो यहीं पर आज उसको रिन्यू करने के लिए मैंने अपना काम करा है और उसको SIR को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहे, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। यहाँ पे बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का एक सामान्य काम होता है कि वोट लिस्ट को रिवाइज करना। तो रिवीजन का जो काम है वो चल रहा है और लगभग 20 साल में एक थॉरो रिवीजन जो होता है, जिसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, उसका काम 2005 में भी चला था, अब 2026 में चल रहा है। लगभग 20 वर्ष के बाद हर चुनाव आयोग भी कराता है, इसलिए उनको तो परेशानी ये हो रही है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर देशों के वोटर्स यहाँ बने हुए थे और जिसको वो अपना वोट बैंक मानकर चलते थे, अब चूंकि वोटों की बहुत सख्ती से निगरानी हो रही है और उस निगरानी के कारण से जो फर्जी वोटर्स हैं, बांग्लादेश से आए वोटर्स हैं, या कई जगह कई लोगों ने फर्जी वोट बनवाए हैं, 2-2 वोट बने हैं, 3-3 वोट बने हैं, तो पहली बार आधार को बेस मान करके किसी व्यक्ति का वोट 2 जगह नहीं बन सकता, वो एक व्यक्ति का वोट एक ही जगह बनेगा। ऐसे बहुत से वोटर जिसका गलत प्रयोग करते हैं वो उसमें बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि चाहे वो कांग्रेस हो अथवा कांग्रेस साथी अन्य दल हो, तो इसमें बहुत बड़ा शो जो हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर TMC जो चीफ मिनिस्टर रही है, TMC की लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने इसका बहुत शोर मचाया और उस शोर के कारण से उनका एक ही था कि इसमें से बहुत वोट कट जाएंगे और 80 से 90 लाख वोट जो कटे भी हैं, ऐसे जहां जहां फर्जी वोट होते हैं, दूसरे प्रांतों से आए हुए होते हैं, उनका काटना बहुत आवश्यक है। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा होता है, इसी कारण से विरोध का कारण है और इस विरोध के कारण तो कोई इसका दम नहीं है उसमें, बल्कि फर्जी वोट करते हैं और वो उसी में से वो हारते हैं। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है जब एक्चुअल वोटर होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि पहले जो फर्जी वोटर के कारण से वो करते नहीं थे, बढ़ते ज्यादा थे, इसी से परसेंटेज कम रहता था। अब जितने वोटर वास्तव में हैं उतने ही वोटर दर्ज होंगे, तो हो सकता है टोटल वोटर की संख्या कम हो जाए, लेकिन वो परसेंटेज वो अपने आप में स्वाभाविक ज्यादा होगा। इससे डिलिमिटेशन में भी सर हेल्प होगी, जो वोटर परसेंटेज में आएगा आगे डिलिमिटेशन में विद इन स्टेट ये अंतर हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स की वो डिलिमिटेशन इसलिए अंतर नहीं होगा कि एक बात तय कर दी गई है, हर प्रदेश की जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतनी रहेंगी और विधानसभा की सीटें भी, जैसे लोकसभा की अगर सीटें बढ़ेंगी तो अनुपात में महिलाओं के 33% बढ़ाने के कारण से जो सीटें बढ़ेंगी उसी अनुपात में विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, लेकिन पॉपुलेशन कम ज्यादा होने के कारण से किसी सीट का संतुलन नहीं बदलेगा, तो वैसे ही रहेगा। पंचायत चुनाव में हो, नगर निगम में अलग अलग सूची होती है, क्या SIR के बाद सूची एक ही रह जाएगी? देश एक ही रहेगा, लेकिन उसको हर चुनाव के समय उसी देश को मान करके और उस सूची को, क्योंकि वार्डबंदी अलग अलग होती है, वार्डबंदी पंचायतों की अलग रहती है, नगर पालिकाओं की अलग रहती है, विधानसभा में लोकसभा लोकसभा एक ही रहती है, लेकिन बाकी नीचे की वार्डबंदी अलग होने के कारण से उसका पब्लिकेशन अलग होगा, लेकिन वोट्स नंबर ऑफ वोट वही है। सर पिछले दिनों आपने NCR बोर्ड की मीटिंग ली थी,
स्टेट चाह रहा था कि कुछ एरिया जो है हरियाणा के वो एनसीआर से बाहर है। क्या सर उसमें मतलब रीजन रखे गए थे कि करनाल, जींद, पानी, महेंद्रगढ़ को बाहर किया? एक समय था कि जब देश के मुखिया के नाते मैं भी ये चाह रहा था कि इसको कम किया जाए, बात किया जाए, लेकिन जो उस समय की आपत्तियां थी वो आपत्तियां सब उन्हें दूर कर दी हैं और उससे सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो गए कि वो आपत्तियां ये दूर हो जाए तो फिर उसका क्षेत्र कम हो या ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आपत्तियां ये थी कि बहुत सी एनवायरमेंटल जो रेस्ट्रिक्शन लगती थी, जो पाबंदियां लगती थी, वो पाबंदियां एनसीआर में एक साथ पूरे में लगती थी। अब एनसीआर एरिया के कुछ ग्रेडेशन की जाएगी, एरियाज बनाए जाएंगे कि कुछ चीजें बहुत दिल्ली के आसपास उनमें पहले लगेगी, सेकंड रिंग जो है वो बाद लगेगी और थर्ड रिंग में और बाद में लगेगी। तो ये सारे प्रदेश, सारे जो जिले अपने आप को बाहर करना चाहते थे वो थर्ड रिंग में है, इसलिए थर्ड रिंग वालों को परेशानी आज नहीं आएगी। हाँ, जब तक यहाँ भी दिल्ली जैसी आबादी हो जाएगी और उतना ही यहाँ एक प्रकार की डेंसिटी होगी, उसी प्रकार का यहाँ लोगों के रहन सहन में जिससे वृद्धि होगी, तो उस समय कभी समय आने पर होगी तो होगी, अभी नहीं होगी। ईंधन के इस्तेमाल को लेकर भी शिक्षण जाती है एनसीआर में, क्या जो जिले हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगी कि कोयला पे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता? अब बताया फेज वाइज करेंगे, ग्रेडेड मैनर में, कहीं पहले कहीं बाद में, लेकिन दूर के जो जिले होंगे बाद में। सर आरआरटीएस का क्या स्टेटस है? अभी फाइनली कैबिनेट अप्रूवल नहीं है? अभी बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में कैबिनेट अप्रूवल हो जाएगा।